बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट 2024 के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस नाफिज किए गए और कुछ ऐसे टैक्सेस भी थे जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलते। हम आज बात करेंगे कि एक आम डेवलपर को, एक बिल्डर को क्या चैलेंजेस हैं, इन्वेस्टर को क्या चैलेंजेस हैं और इसी के साथ साथ एक आम आदमी को क्या चैलेंजेस हैं जो अपना घर बनाना चाहता है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि सीमेंट की कीमतों को बढ़ाया गया, यानी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट की हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दी गई, जिससे यकीनन एक आम आदमी की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। जो अपना घर बनाना चाहता है तो वो प्रॉपर्टीज महंगी हो गई। इन्वेस्टर के टैक्सेस तो महंगे हुए ही हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम अगर ये बात करें कि फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर टैक्सेस, वो तो एक चैप्टर अलग है, मगर इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी महंगी होंगी जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट महंगी होगी। ये तमाम तर चीजों को कवर करेंगे, मसाइल पर भी बात करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। मुझे आज लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे जनाब खालिद खान साहब, जो कि CEO समिट स्टेट हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ कराची से मौजूद होंगे हमजा गिलानी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। और इसी के साथ साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे जनाब आसिफ समसम साहब, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान है। आप सब मेहमानान ग्रामी को वेलकम कहते हैं। आसिफ साहब, आपकी जानिब आऊंगा। बजट हमने देखा, बजट के बाद हमने टैक्स पॉलिसीज भी देखी, हमने रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से जब हम बात करें तो बहुत सा एहतजाज भी देखा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देखते हैं मार्केट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे इस रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करने का। बजट आपने भी सुना, हमने भी सुना। बजट से पहले ही ये वाइब थी कि इस सेक्टर को जो है टफ टाइम देना है, और हम इस टफ टाइम को समझते हैं कि इस सेक्टर को बंद करने की बात हो रही है। क्योंकि जो बजट आया, उस बजट में जो उन्होंने टैक्सेस के हवाले से बात की, और वो अपनी जगह थी, उस पर एहतजाज हमने किया भी और हमने मुस्तरद भी किया, आज भी हम मुस्तरद करते हैं। लेकिन उसके बाद जब बजट पास होने की बात आई तो उस वक्त कुछ और चीज़ें उसमें लगा दी गई। अज्यूम कर लिया गया कि जितना भी रिसिप्ट हमारे पास आएगी उसमें 15% जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हैं उन पे वो टोटल रिसिप्ट का जो है वो प्रॉफिट अज्यूम किया जाएगा, और अज्यूम किया जाएगा वर्टिकल तामीरात पे जो रसीद हमारे पास आएगी उसका 10% जो है वो जो है टैक्स, जो प्रॉफिट अज्यूम किया जाएगा उस पर टैक्स लिया जाएगा, जो कि आज की डेट में 45 प्लस 10% सरचार्ज प्लस उसमें सुपर टैक्स, ये सब मिला के 59.5% बनता है। और फिर FED लगाई गई जो ऑलमोस्ट ये 62.5% ये टैक्स ये अब लग चुका है हमारे सेक्टर पे। और उस टैक्स से हमें कोई मुश्किल नहीं थी, इनकम टैक्स की जो भी स्लैब हो हमने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन बजट से पहले पूरे तमाम चैनल्स पे ये एक इंप्रेशन बनाया गया कि ये कोई रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये टैक्स पेड नहीं करता, ये टैक्स नेट पे नहीं है। इसको ज़राअत की तरह, जिस तरह ज़राअत पे बात की जाती है कि ज़राअत पे टैक्स लगेगा, उसको उस लाइन में रखा गया और कहा गया कि इसको भी हम टैक्स करेंगे। जबकि मैं आपके चैनल पे ये बता दूं कि इससे पहले हम 39% टैक्स, इनकम टैक्स देते थे अपने प्रॉफिट पे, और 10% सरचार्ज देते थे, और 10% हम सुपर टैक्स देते थे। ठीक है। तो ये एक बनाया गया ये चीजें कि जी हम टैक्स नहीं देते, और IMF ने कहा कि इनको टैक्स करना है। तो भाई बात ये है कि हम अपनी आज थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि इस बजट बनाते हुए पहली बार हुआ पाकिस्तान की तारीख में, बिल्कुल ठीक। बजट को बनाते हुए पाकिस्तान की ये वाहिद एसोसिएशन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चेयरमैनशिप है मेरे पास, और इसके दो वो है रीजन है, एक KPK और पंजाब है, जिसका पहले चेयरमैन होता था एजाज गौहर खुद, अब उसका बेटा जो है वो चेयरमैन है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक नॉर्दर्न रीजन। सिदर्न रीजन है जिसमें हमारा एक और चेयरमैन है मुस्तफा शेखानी, और मैं मरकजी चेयरमैन हूँ पूरे पाकिस्तान का। आप सोचें कि 1500 से ज्यादा मेंबर हैं हमारे। जो भी तामीरात, सिंध की मैं अगर बात करूं, जो भी तामीरात होती है, मुश्किलात क्या आ रही हैं इस वक्त, क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से बताइए। इस बजट के बाद क्या सूरत हाल है? बजट के बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि मुमकिन नहीं रहा इस सेक्टर में अब मजीद काम करना, और मैं बताता रहा, क्योंकि देखें सब 40% जो आपकी रिमिटेंस आती है ना, टोटल रिमिटेंस पाकिस्तान को जो मिलती है उसकी 40% हमारे सेक्टर में आती है।
ठीक है। वो रेमिटेंस आपने डाइवर्ट कर दी दुबई की तरफ, इसलिए कि आपने इतने सारे टैक्सेस लगाए और फिर इतनी मुश्किलात खड़ी की आपने। आम लोगों के लिए आपने जो गेन टैक्स है उसको आपने टाइमलाइन खत्म कर दी और आपने कह दिया कि जी 15% गेन टैक्स लिया जाएगा जो भी प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, जबकि इससे पहले ये था कि 5 साल के बाद उस पर कोई गेन टैक्स नहीं था। और उसका रीजन ये था, ओवरसीज पाकिस्तानी या हमारे लोग जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होती है 10 साल 15 साल के लिए, वो ट्रेडर नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। उनको आपने हिट किया और उनको आपने डरा दिया, वो सारे डाइवर्ट हो गए आज दुबई की तरफ और दूसरे मुल्कों की तरफ, तो आपने अपना फॉरेन एक्सचेंज डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अब जो डाइवर्ट हुआ है इन्वेस्टर हमारा दुबई की तरफ, और यकीनन जहां पर पॉलिसीज बेहतर हैं हमारा इन्वेस्टर वहां जा रहा है। हमजा गिलानी साहब आपकी जानिब आऊंगा, क्या समझते हैं कि इकोनॉमी की हड्डी हुआ करता है रियल एस्टेट सेक्टर, सो इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर मुश्किल में है और लोगों के बहुत से सवालात हैं और परेशानियां हैं, और जिस तरह अभी आप सुन रहे थे कि हम ये कारोबार करना ही नहीं चाहते, अभी आसिफ साहब फरमा रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? देखें रिजवान, ये बजट जो तैयार हुआ है सबको मालूम है कि ये आईएमएफ की ईमा पर तैयार है। हमने उन इस सेक्टर पर भी टैक्सेस आयद किए हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे, उसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से अप्रोक्सीमेटली 70 अलाइड जो सेक्टर्स हैं वो इससे एसोसिएट हैं, यानी 72 जो सेक्टर्स हैं वो रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से चलते हैं। लेकिन अब चूंकि आईएमएफ कह रहा है कि इस बजट में जो टैक्सेस लगे हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, इसके अलावा मजीद टैक्सेस लगने चाहिए, डू मोर का मुतालबा कर दिया आईएमएफ ने। और वजीर आजम ने खुद कहा है, वजीर आजम पाकिस्तान ने, कि जितने टैक्सेस लगने चाहिए थे रियल एस्टेट सेक्टर पर उतने नहीं लगे, मेरा बस चलता तो मैं मजीद और लगा देता। तो आइंदा आने वाले दिनों में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं होगा पाकिस्तान में। आइंदा आने वाले 2 से 3 साल अगली दफा इससे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, अगली दफा पूरी तैयारी के साथ ऐसा ही है। बिल्कुल डू मोर का मुतालबा भी कर दिया आईएमएफ ने ना, तो अताब का शिकार तो रहेंगे ये बिल्डर्स। अच्छा, अब बात आ जाती है कि क्या वाकई रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर टैक्स नहीं देता था? नहीं देता था, बिल्कुल देता था, लेकिन कम देता था। अब उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। ब्लैक मनी हमारे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पार्क होती थी। एफबीआर कोई अगर पॉलिसी लेकर आता तो ब्लैक मनी पार्क नहीं होती। बाकायदा तौर पे जो टैक्स दे रहा है वो तो शफाफ तरीके से टैक्स दे रहा है। जो नॉन फाइलर इसमें आ जाता था और इन्वेस्टमेंट करता था उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप रेगुलेटर को पाबंद करें कि वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एक मैकेनिज्म बनाए। अब जो बिल्डर हजरात या ओवरसीज पाकिस्तानी या जो लोकल इन्वेस्टर है, अगर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में कोई प्लॉट खरीद रहा है या जमा पूंजी लगा रहा है, कोई फ्लैट बुक कर रहा है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? जब रेगुलेटर ही कोई मैकेनिज्म बनाने से कासिर है तो इसमें कारोबारी हजरात का कोई कसूर नहीं है। अब बात आ जाती है कि इतने टैक्सेस आपने रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद कर दिए। देखिए, इस बजट के बाद 3 सेक्टर्स को जो है ना टारगेट किया गया है। पहला सेक्टर है सैलिड क्लास का, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्सेस आयद किए गए। दूसरा है एक्सपोर्टर, जिसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया और उसके ऊपर टैक्सेस आयद कर दिए गए। आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का पहिया मुंजमद हो जाएगा। तीसरा है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब बात यह कि यहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज बना के जा रहे हैं, या उनको पुरकशिश वहां पे सहूलियात मैसर हैं गल्फ कंट्रीज में और दीगर ममालिक में, वो यहां से पैसा लेके जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पे पैसा भेजने के बजाय उधर ही जहां पे ये लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वहां पे वो पैसा पार्क कर रहे हैं। अब बात आ गई यहां पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। तो बात यह है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। नॉन फाइलर फाइलर का आपने बराबर की तरजीहात में रखा हुआ है। नॉन फाइलर आता है, पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ओपन पे फाइलें रखता है, ट्रांसफर वो अपने नाम नहीं कराता। जो फाइलर है, फाइलर भी आ गया है इस दफा, एक्टिव फाइलर और लेट फाइलर 3% के ऊपर अब इन लोगों ने जो टैक्स लग गया है मुतारिफ कराया है। बिल्कुल, यानी 50 मिलियन से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी होगी तो 3% है फाइलर के लिए, और एक्टिव फाइलर अगर कोई शख्स नहीं है तो वो 6% के जुमरे में आएगा, और फिर 10% और 12% नॉन फाइलर के ऊपर आएगा। अब बात ये कि लोग लीज फाइल सेल डीड से हट गए, अब वो ट्रांसफर की तरफ रुजू कर रहे हैं। अब वो ट्रांसफर अपने नाम पे नहीं कराते, वो थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कराते हैं, कहते हैं भाई तुम हमसे 10, 20, 50 हजार रुपए ले लो, तुम अपने नाम पे फाइल ट्रांसफर कर लो। अब बात है कि नॉन फाइलर ने तो रस्सा निकाल लिया, लेकिन जो फाइलर है वो बेचारा कहां खड़ा होगा? फिर एफबीआर वैल्यू जो है, एफबीआर वैल्यू को ये लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। एफबीआर ने कहा है कि मुल्क भर की एफबीआर वैल्यू को रिवाइज किया जाएगा।
अब बात यह कि आप एफबीआर वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं तो आप कम से कम एक मैकेनिज्म बनाएं, प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं। नए प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, आबाद के चेयरमैन इस वक्त मौजूद है आपके साथ, आप इनसे पूछें कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं, कितने लोगों का पैसा फंस गया, इनका खुद का पैसा कितना फंस गया है। तो बात यह कि आने वाले दिनों एक आम आदमी बिल्कुल उससे तो जमा पूंजी लगाई है, बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने सरमायाकारी की हुई है और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होंगे तो यकीनन बिल्कुल बहुत बड़ा एक नुकसान। अच्छा, आसिफ समसम फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ चेयरमैन आबाद अदालत जा रहे हैं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ पिटीशन दायर कर रहा है। आबाद मुल्क भर में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज किया है इस बजट में, ये इस बात की तायद भी करेंगे। अब बात ये कि आप जा तो रहे हैं, आप अदालत जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि आपका जो एक स्टेक है, आपका एक मीनिंगफुल स्टेक है, एक इंप्रेसिव स्टेक है, उसको नजरअंदाज किया हुकूमत ने, आपको SIFC ने नजरअंदाज किया है। अगर SIFC और हुकूमत को आप राम कर दें और उनको बताएं कि आपका जो एक सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, ये बेहतरीन सेक्टर है और ये इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है, ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बल्कि लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर सकता है, इनको यकीनन मैं ये समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो है ना SIFC के पास जाना होगा। अदरवाइज ये सेक्टर इतना बर्बाद हो जाएगा इन आने वाले दिनों में और वो सिस्टम जो जमीनों पे कब्जे करता है वो इतना फाल हो जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और अदालतों के धक्के खाएंगे यकीनन, और इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है रियल एस्टेट सेक्टर। खालिद खान साहब, आपकी जानिब आऊंगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अभी हम मामला डिस्कस कर रहे हैं, क्या समझते हैं ये पहिया किस तरह चलेगा रियल एस्टेट सेक्टर? देखिए रिजवान, दोनों मेरे से सीनियर हैं, इन्होंने बड़े अच्छे फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की। मैं एक्टिवली, चूँकि रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त हम एक्टिव हैं लाहौर में, तो मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि या मैं अगर कहूँ इसकी बेसिस जो मुझे नज़र आती है तो ये प्योरली मिसमैनेजमेंट है एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शायद ये एनालाइज करने में नाकाम रही है कि कितना बड़ा स्टेक जो है इकोनॉमी में या कितना बड़ा रोल जो है वो रियल एस्टेट प्ले करती है। अच्छा, ये ना सिर्फ ओवरसीज जो 40% जैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या डिज़ाइन है, या तो आपको पैरेलल इंडस्ट्री आपको लगता है आपने खड़ी कर दी, ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज एंड लोकल पाकिस्तानी जो है चले वो रियल एस्टेट से पैसा निकालें, और इवन जो हमारे मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और प्राइवेटली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पैसा निकालें और वो पैरेलल उनको कोई आपने कोई एक एवेन्यू दे दिया कि यार यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, मसला ये है कि ये इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट के पार्ट में कि आपने अंधाधुंध बगैर देखे आपने टैक्सेस इंपोज कर दिए। ठीक है, कोई उसका जो प्लान बी जिसको कह लें या पैसा किधर आउट करना है, इन्वेस्टर को आपने डिस्करेज कर दिया। इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आ रहा था उसको आपने चले इस वक्त सारों को पता है कि दुबई में जो है वो इन्वेस्टमेंट जा रही है सारी। जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं उनके लिए आपने क्या जो है वो किस घर को छोड़ा या क्या एवेन्यू आपने छोड़ा? तो एवेन्यू पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के पास मौजूद नहीं। गवर्नमेंट ने बगैर सोचे समझे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है, ये मिस फायर है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख भी रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम डेफिनेटली भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक है। आसिफ समसम साहब, जो ये मामला हुआ है, जो बजट के बाद इस तरह के मामला हुए हैं, कोई आपकी एसोसिएशन ने इस पर कोई कदम लिया है? कोई किसी किस्म की हुकूमती सतह पर आपकी बात हुई है? कोई पॉलिसी आपने बना के दी है? कोई प्रपोजल दिया है? क्या देख रहे हैं? कोई इस पर क्या एक्शन लिया आपने? देखिए, मैं दो तीन चीजें बताऊं कि आपने कहा कि हमने क्या एक्शन लिया या क्या लेना है, तो हमने ये फैसला किया है हम अदालत जाएंगे, इसलिए कि दो बातें हमारी समझ में नहीं आई कि आपने खुद अज्यूम कर लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो ये दुनिया में अनजस्टिफाइड, ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। हमारा प्रॉफिट, हमारी रिसिप्ट को आपने 15% प्रॉफिट गिना, उसका मतलब है कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन की उसके मटेरियल को भी आपने उसमें शामिल किया, जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लॉट में की उसको भी शामिल किया, क्योंकि आपने टोटल रिसिप्ट पे 15% टैक्स की आप बात कर रहे हैं कि आपका ये प्रॉफिट है और उस पर टैक्स होगा, तो ये जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। दूसरी बात, एफईडी चूंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का अख्तियार होता है प्रॉपर्टी और ये जो तामीरात का जो सेक्टर होता है, तो उसमें ये तो एक नया टैक्स लगा दिया गया है एफईडी, हिस्ट्री में पहली दफा ये फैक्ट्रीज पे होता है, ये फैक्ट्रीज पे होता है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। दूसरी बात, उस पे भी हम अदालत जा रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो बता दूं कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली अब हमें कोई वो नहीं है गर्ज, ना हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत लेटर लिखे, बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, हमने अपनी तजावीज भी दी, ना उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया, ना टाइम दिया। इवन वजीर आजम साहब कराची आते हैं और वो मिलते हैं कराची की मुख्तलिफ गलियों की एसोसिएशन से, और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो 40% रेमिटेंस हमारे सेक्टर में आती है उसको वो नहीं बुलाते। वो ये एक मैसेज होता है कि हमें उन्होंने इग्नोर करना है या उस पर जो है
अब बात सिर्फ ये है कि मैं आपको एक स्ट्रेंथ बताता हूँ। 1000 गज का प्लॉट लाहौर में, आप इसको 2 किनाल कहेंगे मेरे ख्याल से, 1000 गज का जो प्लॉट होता है SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के बायलॉज से अगर मैं उसकी वर्टिकल तामीरात करता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो मैं 800 से 900 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से ड्यूटी पेड गुड्स को कंज्यूम कर जाता हूं। आप सोचें कि जिसकी डायमेंशन होती है उस प्लॉट की 75 फीट इंटू 120 फीट, तो आप सोचें पूरे मुल्क में जब ये सेक्टर चलता है तो हमारा कितना बड़ा सपोर्ट है लोकल इंडस्ट्री को। खरबों रुपए की हम जितना भी में आता है, यानी जो पैसा चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी देता हो या हमारा कराची का पाकिस्तान देता हो, उसका 70% पास ऑन करते हैं। आपने हमारा सेक्टर बंद नहीं किया, आपने हिट किया है लोकल इंडस्ट्री को। हिट होने का मतलब है कि आबाद को अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब जो लोकल इंडस्ट्री में चलती हैं और मिलियंस ऑफ जॉब जो हमारे सेक्टर में चलती हैं, उन सब का अल्लाह ने उसको प्रोटेक्टर बनाया आबाद को। ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग, हमें नजर आ रहा है कि अब वो बेरोजगार होना भी तो सामने आ गए हैं कि वो बेरोजगारी शुरू। आप सोचे लोकल में वहां भी नुकसान होगा, और आप हमारे पे 63% ना लगाएं बल्कि आप 4000% लगा दें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम एक्टिविटी करेंगे तो आप टैक्स लेंगे ना। जब एक्टिविटी होगी नहीं, जब आपने खुद ही एवेन्यू दे दिया कि जाएं कहीं और किसी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ आपने काम नहीं करना, तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये तो आपके सोचने की है, हुकूमत के सोचने की बात है कि ये वो कौन सा माइंडसेट है जिसने आपके मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाने का सोचा है कि वो आपका रेवेन्यू लॉस करे, वो आपका टैक्स लॉस करे, वो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज। हम कहते हैं आप हमारा साथ दें, हम इस रिमिटेंस को और बढ़ा देंगे। हम कहते हैं आप हमारा साथ दें, लोकल यानी आपके पास एक एजेंडा मौजूद है, आपने अपने तौर पर इस पे वर्किंग कर रखी है। जी, हमेशा होता है। ये एसोसिएशन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल एसोसिएशन। ठीक है, इसके पास सारी चीजें, एक पूरा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जब तक हमें मैं ये जी आप कंप्लीट करें आसिफ साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क IMF से जान छुड़ा ले, एक तरफ ये कहते हैं कि IMF कहता है गरीबों को जो है वो फायदा पहुंचाना है और अमीरों को टैक्स करना है। आप सोचें कि 1 करोड़ से ज्यादा घर नहीं है हमारे मुल्क में। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि हर पाकिस्तानी को छत फराम करे, लेकिन अगर आप नई जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं या आपके माशी हालात ऐसे नहीं है तो आपका प्राइवेट सेक्टर ये कर रहा था। आपको तो करना ये चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं शहरों के, जो बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स हैं, उसमें आपको 10 साल तक एग्जम्पशन देनी चाहिए थी ताकि लोगों को लो कास्ट हाउसिंग मिलती और लोग जो बेघर हैं उनको घर मिल जाता। और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें ये नारा लगाती हैं रोटी कपड़ा और मकान का, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी पूरी हो जाती। लेकिन आपने, हमें नहीं पता किसके एजेंडे पे आपने अपना रेमिटेंस भी, आप जो आती है जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आपने नुकसान किया, आपने लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया। तो उसका असर ये होगा कि आप जिंदगी भर IMF से नहीं निकल सकेंगे। हम इसी तरह IMF के पीछे जाते रहेंगे। अगर आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने, हम बजट से पहले कह रहे थे बहुत से प्रोग्राम हमने किए, हमने हर प्रोग्राम में कहा कि 20% पे हम काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में। 60% इन्वेस्टर हमारा, क्योंकि हमारे साथ इन्वेस्टर होता है, 60% इन्वेस्टर हमारा दूसरे मुल्कों की तरफ जा चुका है। आप सोचें कि अगर हमारे मुल्क में बजट से पहले जो टैक्स था या जो हालात थे, अगर ये इतने आइडियल होते तो ये इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों जाती। अब जब आपको पता है कि हम तो बड़ी मुश्किल में थे पिछले 2 साल से, आप हमें सपोर्ट करते, आप हमारे पीठ पे हाथ रखते, हमने आपसे सब्सिडी नहीं मांगी, आप कहते आप काम करें, लोकल इंडस्ट्री चलेगी, मिलियंस ऑफ लोगों का रोजगार चलेगा। मैं पाइप लगाऊंगा नहीं तो पाइप बनेगा नहीं, पाइप बनेगा नहीं तो फैक्ट्री चलेगी नहीं। ये बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप ये सोचते हैं कि लोकल इंडस्ट्री आपको अगर परवाह नहीं है, पूरी दुनिया में लोकल इवन वेक्टर पे चलती है, पूरी दुनिया में रोड शो करती है और अपने सिफारती सतह पे लोगों को तरगीब देती है कि हमारे मुल्क में सिर्फ इस सेक्टर में आए, पासपोर्ट भी देंगे, टैक्स एग्जेम्पशन भी देंगे, और हमारे मुल्क में तलाश किया जा रहा है कि उनको तलाश करो कि उनको छोड़ना नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा निजाम, ऐसे कैसे मईशत चलेगी? यकीनन जी, ऐसे कैसे निजाम चलेगा, ऐसे कैसे मईशत चलेगी। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर गुफ्तगू मजीद करेंगे और इसके हल की तरफ भी आएंगे। आया इस पर बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, मसाइल पे तो बात हो रही है, इसके सोल्यूशंस पे भी बात होगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। और बजट आया, बजट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर जो टैक्सेस नाफिज किए गए और कुछ इस तरह के टैक्सेस भी है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद नहीं हैं, ये तमाम तर सूरत हाल हुई। और उसके बाद जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के साथ सलूक किया गया, आज उस पर बात हो रही है। एक आम आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है वो कहाँ खड़ा है, एक इन्वेस्टर कहाँ खड़ा है, और वो डेवलपर्स कहाँ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर दिए मगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम मसाइल पर तो बात हो रही है। मसाइल के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे, इसका हल क्या है उसको तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं हमजा गिलानी साहब। गिलानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हम प्रोग्राम में इन्वेस्टर की तो बात कर रहे हैं, हम इस हवाले से तो बात कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की रियल एस्टेट सेक्टर, मगर हम एक आम आदमी की बात नहीं कर रहे जिसकी बहुत ज़रूरत है। एक आम आदमी तो अपना घर बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत कर रहा है या पाकिस्तान में मेहनत कर रहा है, वो अपना घर बनाना चाहता है। वो बड़ा घबरा गया, उसको लगता है कि उसकी एक्सेस नहीं है अब, या उसकी रसाई से बाहर हो चुकी है ये चीज़ कि वो अपना घर बनाए। वो कहाँ खड़ा है, उसके क्या मसाइल हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? देखें रिजवान, सीमेंट डीलर्स वालों ने स्ट्राइक की हुई है पूरे पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ। सीमेंट ना मिलने की वजह से तामीराती सनत मुतासर हो रही है और खुद सीमेंट की कीमत भी बढ़ रही है। अब ये मामला तो चलेगा, इसके अलावा आपके पास कोई हाउसिंग स्कीम, कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत ने हाउसिंग स्कीम लेकर आई थी और इससे बहुत से लोगों ने इस्तेफादा उठाया था, इस वक्त हमारे पास कोई हाउसिंग स्कीम पॉलिसी नहीं है। तीसरा ये कि आपके मुल्क का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% था, उसको डिक्रीज किया 20.5% पे इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट है। इसमें अगर आप काइबोर एड ऑन करें तो कौन इतना महंगा इंटरेस्ट लेगा या लोन लेगा बैंक से और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाएगा? तो इस इंटरेस्ट रेट पे तो कोई भी जो कहने के आप सेक्टर है वो वायबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने करना क्या है? हमने तो आईएमएफ को खुश करना है ना। आईएमएफ ने कह दिया डू मोर, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है हाउसिंग स्कीम की कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर कर सकें। उधर सारे लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद आप स्टील सेक्टर को देख लीजिएगा, स्टील की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, स्टील सेक्टर वाले भी स्ट्राइक करेंगे, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। सीमेंट वाले स्ट्राइक पर हैं। इंटरेस्ट रेट आपका बहुत मुश्किल है कि नीचे जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर अगर आप जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो अब हम करेंगे तो करें क्या? अब देखिए, ये जो महंगाई हुई है इसकी वजह से अपना घर बनाना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया, तो यहाँ तो वैसे ही बड़ा मुश्किल था रिलीफ देना इस दफा। बिल्कुल। और देखें लेबर कॉस्टिंग अगर आप निकालेंगे और जो दीगर अशिया इस्तेमाल होती हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जो है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं कहूंगा, वो स्पेकुलेशन सेक्टर पे भी आया है। देखें, जो एफबीआर वैल्यू के अलावा एक होती है स्पेकुलेशन वैल्यू। स्पेकुलेशन वैल्यू जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोग खुद साख्ता तौर पे 50%, 100%, 200% इंक्रीज कर देते, वो अब बहुत तेजी से नीचे आई है। तो स्पेकुलेशन वैल्यू चूंकि नीचे आई है तो यहां पे चांसेस पैदा हो गए हैं उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि मार्केट थोड़ी सस्ती हो, मार्केट थोड़ी नीचे आए तो हम कोई प्लॉट ले लें, छोटा सा प्लॉट ले लें। अब बुकिंग की तरफ तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है, तो वो जाएंगे स्कीम्स की तरफ, हाउसिंग स्कीम्स की तरफ, जहां पे ओपन प्लॉट्स होंगे। तो ओपन प्लॉट्स में वो इंस्टॉलमेंट प्लान को प्रेफर करेंगे, 80 गज, 120 गज। तो उनके लिए थोड़ा सा चांस हुआ है कि वो अगर अपनी जमा पूंजी बेच दें गोल्ड की सूरत में या कोई इन्वेस्टमेंट की सूरत में, तो वो यहाँ पे आके बुकिंग की सूरत में स्पेकुलेशन वैल्यू चूंकि कम हुई है तो वो यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए। अब आ जाते हैं हाई राइज बिल्डिंग और बिल्डर्स के लिए, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मुतासर अभी मजीद होंगे। अच्छा, चूंकि 50 मिलियन का इन्होंने सामने रखा है फिगर, और फिर 3%, 6% और 10% और फिर 3.5, 6.5 और 12% का लोगों ने रेशो रखा है। तो अगर आप 50 मिलियन एक्सीड करते हैं या 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उस पर जो फाइलर या एक्टिव फाइलर है वो फायदा उठा सकेगा, नॉन फाइलर तो बहुत टैक्स देगा। तो अगर आप 50 मिलियन से नीचे जाएंगे तो फिर आप इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, वो पुरानी वाली जो आपके पास टैक्स स्लैब है उसी को आप फॉलो करेंगे। तो ओपन प्लॉट खरीदारी और जो फरोख्त है उसकी राय हमवार है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर वो नैरो नहीं। आम आदमी के लिए जो यानी इस तबके के हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं या 50 मिलियन से नीचे की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं है।
इतनी मुश्किलात पैदा नहीं हुई हैं, उनके लिए चांसेस हुए। अब वो एक अलग बात है कि सियासी हलचल, सियासी गहमा गहमी जो इस वक्त मुल्क में चल रही है, उसका इंपैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर आ रहा है। ये भी एक इंपैक्ट आ रहा है इन्वेस्टर के ऊपर। ये भी तो एक फैक्टर है कि जिस तरह सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी महंगी होंगी, तो आम आदमी के लिए भी वो जो प्रॉपर्टी पहले सस्ती थी वो भी महंगी होगी। डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली तो उनको है ना इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर कोई शख्स प्लॉट लेता है तो वो बासानी ले सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत सस्ती है, अभी भी वक्त है उनके पास, ना लोकल बायर है। बिल्कुल अभी है, और ये जो वक्त है इसका जो दौरानिया जो मैं देख रहा हूं वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो है। ठीक है। अब एमिनिसिटी स्कीम जब आती थी तो हम देखते थे प्रॉपर्टी में बूस्ट आ गया, अब वो तो है नहीं। अब एमिनिसिटी स्कीम आप दे नहीं सकते, हाउसिंग स्कीम आप कोई दे नहीं सकते, आप ना डिजिटलाइज हाउसिंग स्कीम दे सकते हैं, ना आप कोई प्लान मुतारिफ करा सकते, क्योंकि आप आईएमएफ के प्लान में मौजूद हैं। आईएमएफ जो है वो पहले कह रहे हैं कि इस सेक्टर के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाएं, तो ये आम आदमी के लिए तो अच्छा मौका है। लेकिन वो जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते थे या महंगे फ्लैट या कमर्शियल, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स मजीद रहेंगी, क्योंकि टैक्सेस एड ऑन हो सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपको और बता दूं निज़वान, जो सियासी हलचल मच रही है इस वक्त मुल्क में, जो अदालत उज़्मा का जो फैसला आया है उसका जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो इस बजट से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल इस वक्त फाइनेंसर और इन्वेस्टर जो है वो इस बजट के बाद वो साबित कदम नहीं रहा है, लेकिन जब वो ये हलचल और ये सियासी गहमा गहमी देख रहा है तो वो और ज्यादा डर गया है कि अब हम क्या करें, ख्वाह वो बिल्डर हो, ख्वाह वो फाइनेंसर हो, या ख्वाह वो कोई भी खरीदार हो। आप देखिए तो आम आदमी भी पाकिस्तान में जब भी सबूतास किया है। बिल्कुल गिलानी साहब, एक आम आदमी भी जब प्रॉपर्टी खरीदना, खास तौर पर ओवरसीज की हम बात करें प्रोग्राम में, वो तो स्टेबिलिटी चाहता है पाकिस्तान में, और जब इस तरह के मामला होते हैं तो पाकिस्तान में वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, रेवेन्यू बैंकों में पैसा नहीं आता, फिर उसके बाद ये सारे मसाइल दरपेश होते हैं। खालिद खान साहब, हाई राइज की बात की अभी गिलानी साहब ने, हाई राइज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चूंकि अब लाहौर जैसे शहर में भी हाई राइज का एक हमने देखा ट्रेंड सेट हो रहा है, वर्टिकल लिविंग की तरफ लोग आ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं हाई राइज डिलीवर किस तरह होंगे? डेवलपर जो हैं वो उनके लिए बनाना, जैसा भी आपने डिस्कस किया कि डेवलपर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो रहा है, डेवलप करना मुश्किल है, उसकी सर्टेन रीजंस हैं। हमारी जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, जो बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स पे तो वही चीज़ें लेते हैं, तो लोअर और मिडिल क्लास जो है उसके लिए ये डेफिनेटली जो है ये पहले से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर वैसे पॉजिटिव अगर आपसे बात करूँ, मैं प्रेजेंट हूँ मार्केट में, हमें सिर्फ नेगेटिविटीज़ को नहीं देखना चाहिए, मेरा ख्याल है हमें एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है चीज़ों को। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सर्टन टैक्सेस इम्पोज होने थे, बार बार बात हो रही है, IMF की रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो भी था, इनकॉम्पिटेंसी है हमारी पॉलिटिकल और अदरवाइज, तो खमियाजा जो है वो गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं जी अवाम, हम लोग। ठीक है। तो डिमांड जो है पाकिस्तान बीइंग कोई 25-30 जो है वो करोड़ लोगों का ये मुल्क है, और ओवरसीज़ को 1 करोड़ ऑलमोस्ट जो है, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी है। तो पैसा देखें पाकिस्तान में आता रहेगा, घर बनना ये हमारी ज़रूरत है, ये एक ह्यूमन बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान में तो हमारा ख्वाब होता है जी कि हम पैदा हों तो मरते दम तक अगर हम एक घर बना गए तो पाकिस्तानी समझता है कि जी मैं कामयाब हूँ, सोसाइटी की नज़र में भी यही इंप्रेशन है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में बिल्कुल अभी तो चले जो भी पॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, अदरवाइज टैक्सेस इम्पोज होने के बाद भी हम अगर ये कहें कि जी मार्केट से बिल्कुल ही मामला खत्म हो गए, एंड यूज़र ये जेन्युइन क्लाइंट जिसने रिजवान घर लेना है या बनाना है, वो भाई लोन ले, वो किसी से उधार ले, वो बैंक्स के पास जाए, उस बेचारे ने घर बनाना ही बनाना है। तो मार्केट में डिमांड जो है वो ऑल द टाइम मैं समझता हूँ कि हल्की फुल्की मौजूद रहेगी। ठीक है। अगर जो है वो जो डेवलपर्स हैं उनके एंड पे मैं समझता हूँ कि बजाय ये फाइलों में और ये एक एक्सरसाइज जो पहले हम देखते हैं सट्टा होता हुआ और अदरवाइज बहुत कुछ चलता है, तो जो भी जेन्युइन काम करेगा इस वक्त या कर रहा है डेवलपर, मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी चीज़ बिक भी रही है जो बना रहा है बेसिकली, और लोग जेन्युइन डेवलपर आप किसको कहते हैं? जिनकी यकीनन सबसे पहले तो हिस्ट्री देखी जाए, कुछ इसके हवाले से भी बताइए, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में रहनुमाई भी करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले किन बातों का ख्याल रखना है। तो आप जेन्युइन बायर से आपकी क्या मुराद है? अच्छा, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें यहाँ ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है कि ध्यान कीजिएगा, डेवलपर जेन्युइन भी हो सकता है और नॉन जेन्युइन भी हो सकता है। तो जेन्युइन डेवलपर जनाब वो है जो मैं समझता हूँ जिसके पास लैंड जो है वो रेडिली मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। उसके पास उस लैंड का लीगल अप्रूवल्स जो हैं, जो भी कोई अथॉरिटी है कंसर्न, उससे अप्रूवल्स होने चाहिए। ठीक है। उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। मैं समझता हूँ नए डेवलपर्स हम मार खाते हैं, और एक नया ट्रेंड आजकल रिजवान आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ओवरसीज डेवलपर्स बड़े आते हैं पाकिस्तान में,
है जी। मैं बाहर जी यूके के डेवलपर आ गए जी, दुबई के डेवलपर आ गए पाकिस्तान में आके वो अपना तो पाकिस्तान में आके हाई राइज लॉन्च करते हैं, बनाते काम है, ठीक है लॉन्च होता है, लोगों को बड़ा हम फैसिनेट करते हैं कि यार हम एक फॉरेन जो है वो डेवलपर के साथ हम काम करने लगे हैं, तो बड़ा जी उसने पता नहीं क्या कुछ किया पीछे, क्या झूठा सच्चा प्रोफाइल। तो मैं ये समझता हूँ कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका प्रॉपर बिजनेसमैन होना और इस बिजनेस का एसोसिएट होना बहुत लाजमी है, उसे अप्स एंड डाउन्स देखे हो, मार्केट में उसकी स्टैंडिंग हो, ठीक है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ जो भी फैक्टर अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की कि जी वो जगह लेते हैं और उस पर सट्टे होते हैं, सट्टेबाज, बिल्कुल वो जो सेलिंग का एक ट्रेंड यहाँ पे रिजवान आ गया कि मेरे पास 100 फ्लैट्स हैं, ठीक है, और मैंने 20,000 दिए। एक्स्ट्रा सेलिंग पे खालिद साहब बिल्कुल हम बात करेंगे अभी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी टैक्सेस इस बजट के बाद लगे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है, एक आम बिल्डर और एक आम डेवलपर की क्या मुश्किलात हैं, एक आम आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है उसकी क्या मुश्किलात हैं, मुश्किलात और इसके साथ साथ आसानी इसमें क्या है, आसानी पर भी अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हमें प्रोग्राम में दोबारा से ज्वाइन किया है क्योंकि ब्रेक से पहले लिंक डाउन हो गया था, हमें अगेन ज्वाइन कर लिया है आसिफ साहब ने जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। आसिफ साहब आपकी जानिब आऊँगा, 7E के हवाले से मैं चाहूँगा आप बताएं कि 7E के हवाले से आपने कोई एजेंडा तय किया है, कोई इस पर बात की है हुकूमत से, क्योंकि आपने पहले बताया, ब्रेक से पहले बताया कि आपकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बजट से पहले 7E या 7F के हवाले से कोई आपके साथ मुज़ाकरात हुए हैं? देखें, पहले 7E की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये जो हमने निशानदेही की थी कि 2 साल से हमारा जो काम बंद है या स्लो डाउन है, या ये जो दुबई लीक्स आपको बरामद हुई 2022 तक की थी, ठीक है, जिसमें 11 अरब डॉलर आपके पाकिस्तानियों के लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हमने उनसे कहा कि ये 11 नहीं है, ये 33 अरब डॉलर निकलेंगे अगर आप 2024 का डेटा निकालेंगे। अच्छा, 7E ने इसको ये काम किया, जो अब आगे जो टैक्स लगाया आपने 7F और ये एक्साइज ड्यूटी, ये जो काम करेगी ये उसका अलग बताऊंगा मैं। जो 7E ने काम किया उसने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हो या हमारे जो इन्वेस्टर्स हो जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करते थे उनको क्या थ्रेट, वो थ्रेट ये था कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उस माशरे में मैं हमेशा कहता हूं कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के लोग हैं। हम अब जब आप घर में कमाने के काबिल हैं, आप घर के बड़े हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि कुछ आप आज अगर इस काबिल हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें फ्यूचर की, जिसमें आप अपनी माँ बहन बेटी के नाम पे कोई प्लॉट लेके रखते हैं, और आपका सोच ये होती है कि अगर कल को मैं इस काबिल ना हूँ, कल मैं कमाने के काबिल ना रहूँ, तो फ्यूचर में मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरी बेटियों की शादी हो जाएंगी। ये एक आम पाकिस्तानी की सोच होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई और सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि अगर हम ही घर का सरबराह उसको करेगा, तो इसको हम कहते हैं 7E को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को आपने उसको टैक्स कर दिया कि आपका अगर खाली प्लॉट भी है तो उस पर हम रेंटल इनकम एज्यूम करेंगे और उसको टैक्स लेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अहमकाना फैसला था जिसने 2 साल हमारे सेक्टर को धकेल दिया, और उसी फैसले की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज की थी या हमारा लोकल इन्वेस्टर था वो डाइवर्ट होना शुरू हो गया एक बार। फिर 7E की हम बात कर लेते हैं, सॉरी 7F की। 7F कहता है कि आपकी जो भी रसीद आप काटेंगे उसका 15% हम प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। मुझे आप बता दें, क्या दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें नुकसान हो सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें इससे ज्यादा? अच्छा, इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे। 7F को आप 15% यानी किसी भी डील पर आप कह रहे हैं, किस तरह से? थोड़ा नहीं, वो ये कहते हैं, देखिए पहले ये होता था, नॉर्मल टैक्स प्रैक्टिस क्या होती है दुनिया में कि आप जो भी अपना कारोबार करते हैं आप अपनी मर्जी से एक गोशवारा दाखिल करते हैं, ठीक है, जिसमें आप बताते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ। अब वो FBR की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या आपका ऑडिट करे, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया है कि आपकी जितनी भी रसीद आप काटेंगे उसका 15% अगर प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है तो हम उसके 15% को प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। यानी 1 अरब की रसीद काटी हुई फर्ज कर लें, तो ये 15 करोड़ पे प्रॉफिट तस्वीर करेंगे और 15 करोड़ पे ये 63% टैक्स हमसे ले लेंगे, यानी 3% एक्साइज
ड्यूटी को अगर निकाल दें तो 59.5% ये हमसे इंडिविजुअल अगर प्रोप्राइटरशिप पे तो वो टैक्स लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कहीं भी कोई अपनी मर्जी से कर सकता है कि आप अपनी मर्जी से उस 7E ने हमारा वैसे ही बुरा हाल किया था, आज आप 7F लेके आ गए। तो मैं बड़ा एक सिंपल आपको कंक्लूजन की तरफ बात कर रहा हूँ। देखिए कोई माइंडसेट है तो ये हमारी लोकल इंडस्ट्री को बंद करना चाह, हम बड़ी साफ बात कर लेते हैं दो टोक। ये माइंडसेट बंद करना चाहता है आपके इन्वेस्टर्स को या आपका ओवरसीज पाकिस्तानी। मुझे कुछ लोग कहते हैं FBR के कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम ये टैक्स नहीं लगाते, तो उनको कौन समझाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मजदूरी कर रहा है वो अपनी बहन और बेटी के नाम पे लेता है प्लॉट यहाँ पे, तो वो ओवरसीज उसके पास नाइक कॉप नहीं होता। तो ये समझ में नहीं आती इनको बात। दूसरी बात ये कि हम अगर ये समझ ले कि आप हमें ये मैसेज लग रहा है कि हम आपको इस सेक्टर में काम नहीं करने देंगे, पता नहीं किसने मिसगाइड किया हुकूमत को, हमें कुछ अंदाजा तो है, लेकिन हम एक बात करते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए या किसी ने अपनी निगरान हुकूमत में मिनिस्ट्री को पक्का करने के लिए, गुड बॉय बनने के लिए ये सारी चीजें उसने आसिफ साहब, तो हम ये समझते हैं कि उसने आसिफ साहब क्विकली लास्ट 30 सेकंड में ये बता दें कि सोल्यूशन क्या देख रहे हैं, क्या फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से अगर कदम उठाया जाए कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? क्विकली सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इनको यूटर्न लेना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मिले, आपकी अहमियत से जान छूटे, तो आप ये तमाम इकदाम जो आपने बजट में किए वॉपिस लें। आप सिर्फ वापस लें बल्कि 7E को भी हटाएं। 7E पे ऑलरेडी 3 कोर्टों ने फैसले दे दिए। अब हम आपकी FED पे भी कोर्ट जा रहे हैं, हम आपके 7F पे भी कोर्ट जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम कोर्टों के जरिए बिजनेस करें पाकिस्तान में, आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, तो आपको लोगों के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद आपको रेमिटेंस भी लाके देंगे, एक्सचेंज भी लाके देंगे और आपकी लोकल इंडस्ट्री में टैक्सेस को भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब क्विकली आप क्या कहेंगे? शॉर्ट टाइम है, सोल्यूशन क्या? हमने बात की लेट फाइलर की भी, हमने बात की FED की भी, हमने बात की, हमने आम आदमी की बात की और हमने डेवलपर और बिल्डर के चैलेंजेस पे भी बात की। सोल्यूशन क्या देखते हैं फौरी तौर पर, क्या हल है इसका? क्या मुझे जो समझ आता है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जब भी कोई लॉ, कोई बजट, कोई और मामला रियल एस्टेट से रिगार्डिंग अगर होना चाहिए, जैसे एप्टोमा और अदर भाई सारी इधर एसोसिएशंस फाल है माशाल्लाह, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एसोसिएशंस को। ठीक है, प्रॉपर रियल एस्टेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं मुल्क में। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अच्छा IMF की तरफ से चले जो भी आया, हमारे हाथ बंधे हुए थे, लेट्स सपोज, तो इतना एग्रेसिवली टैक्सेस लगाने की हमें जरूरत नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि एक जो एक रीजनेबल तरीका वो ये है कि 5 साल का प्लान कर लो यार, हमें हमारे पे बम ना फोड़ो, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है आप टैक्सेस को स्टेप बाय स्टेप इम्पोज करें। ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड है जी कि एक लास्ट गवर्नमेंट आई, मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि हमने इंपोर्ट सेक्टर को जी इसको हमने डिस्करेज करना है। ओवरनाइट इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान में इतना इमैच्योर एटीट्यूड है कि यहाँ पर बिजनेसेस चल रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं, दाल दलिया चल रहा है, बच्चे हैं, 100 मामला आते हैं। आपको हमेशा ये बड़ी इमैच्योर अप्रोच है कि आप जो है वो हथौड़ा मारते हैं। मैं समझता हूँ टैक्सेस अच्छा समझ आती है, ये लॉजिकल बात है, लगनी थी। हाँ। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो एक और चीज मैं समझता हूँ कि हमें इतना सा मार्जिन छोड़ देना चाहिए। जब भी पाकिस्तान में पैसों की जरूरत होती है, सिस्टम में पैसा लेके आना होता है, तो जनाब आला रियल एस्टेट में एमनेस्टीज दी जाती है। सिस्टम में पैसा लाने के लिए आप रियल एस्टेट को रिलीफ दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो वो राउट हो जाता है कभी बैंक्स की तरफ, किसी और सेक्टर में। तो इसको इतना खुदारा इस काबिल छोड़ें कि कल को अगर इस सेक्टर को जो है दोबारा आपने यूज कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, इसको पैरेलल लेके चलें। जो स्टेक्स रियल एस्टेट के बनते हैं, जो जस्टिफाइड है, वो रियल एस्टेट में आने दें, इन्वेस्टर्स को आने दें। रियल एस्टेट बहुत बड़ी शायद लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। बिल्कुल, इसको एक्सेप्टेंस। और लास्ट चीज मैं ये बड़ा जरूरी समझता हूँ आपके फोरम से, हमें रेगुलेटरी बॉडीज और अथॉरिटीज बनाने की जरूरत है। रियल एस्टेट अनरेगुलेटेडली चल रही है, यही वजह है कि यहाँ पर बीइंग अ रियल्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जंगल का कानून है, बहुत ज्यादा करप्शन है, एम्बेजलमेंट्स हैं, बहुत तरह के फ्रॉड्स हैं। इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल देनी चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज, रिप्रेजेंटेशन एंड देन स्टेप बाय स्टेप इंपोजिशन ऑफ टैक्स। ठीक है गिलानी साहब, योर टेक। एग्रेसिवली टैक्सेस लगाए गए हैं और एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और बिल्कुल ठीक बात कि जब इकोनॉमी पर मुश्किल वक्त आए तो रिलीफ दिया जाता है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्या देख रहे हैं?
देखिए, आपने पूछा सोल्यूशन क्या है। इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में हालात रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से मजीद डिफिकल्ट हो सकते हैं। बहरहाल नाउमीदी तो नहीं है, उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे एक मैं हौसला अफजाई ये बात करूं कि यूएई की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर और नई स्कीम्स के हवाले से यूएई की तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। कराची के जो इलाके हैं, मुजाफाती इलाके, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, एक नई हाउसिंग स्कीम्स आ सकती हैं। तो ये हौसला अफजा बात है। लेकिन इस गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम आईएमएफ के प्लान में, और आईएमएफ चाहता है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे मजीद टैक्सेस लगे, लेकिन ओपन प्लॉट के हवाले से इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी। बिल्डर्स और कमर्शियल जो है ना, वो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। इस वक्त हमारे पास कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। 5-6 महीने बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक है गिलानी साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि उम्मीद हमें रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए यकीनन। और मगर इसी के साथ साथ किसी भी महज़ब मुआशरे में नाज़रीन ज़रूरी होता है कि आप वक्त पर टैक्स अदा करें और ईमानदारी से अदा करें। मगर इसी के साथ साथ जो हुकूमत वक्त है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आवाम पर इतना बोझ ना डालें कि वो बर्दाश्त ही ना कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।